हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दीर्घवृत्त के अभिलंब के समीकरण पर डिस्कस की थी। और अभिलंब का समीकरण सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में निकाला था। उसके बाद हमने उस अभिलंब के समीकरण को स्लोप फॉर्म में भी फाइंड किया था। उसके बाद अभिलंब का जो फुट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए थे और टेंजेंट के इक्वेशन से हमने उसे कंपेयर भी किया था। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे। और इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त। तो देखो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है किसी एलिप्स के लिए। देखो यहाँ हम इसे डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, पहले इस डायग्राम को समझें। देखो ये परफेक्ट डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। देखो दीर्घवृत्त में दो अक्ष होती है, एक होती है दीर्घ अक्ष और एक होती है लघु अक्ष, मेजर और माइनर एक्सिस। तो ये इलिप्स है और इसकी मेजर एक्सिस ये रही। कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक रहेगा। ये लीजिए, ये हो गई इलिप्स की मेजर एक्सिस। दीर्घवृत्त की जो दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घ अक्ष को हम व्यास मानते हुए एक वृत्त बना लेते हैं। इलिप्स का ये जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर लेते हुए हम एक सर्कल बना लेते हैं। यही सर्कल यहाँ पर इस इलिप्स के लिए क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल। तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन है, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। इस डायग्राम में ये जो व्हाइट कलर का सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, यही है ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त। किसका? दीर्घवृत्त का। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ना। और ये क्या है, देखो, मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष। मेजर एक्सिस और डेफिनेशन लिखिए आप, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। दीर्घवृत्त के, है ना, दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। अब देखो यहां पर अगर हम सेंटर ले लेते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो हम इस वाले दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये लीजिए, और इसको भी अगर हम आगे बढ़ा दें तो आप समझ जाओगे वैसे, है ना। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस को डायमीटर ले लेते हैं और एक हम उस डायमीटर के अकॉर्डिंग हम एक सर्कल बना ले, वही होता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी ए, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी देखें तो वो भी ए होगी। ये तो कॉमन सी बात है ना। तो ये ए रेडियस का हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ए। और सेंटर तो आपको पता है 0 0, है ना। तो डायग्राम में आपको पता लग गया है सब कुछ। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है, देखो ये है सहायक वृत्त। अगर हम दीर्घवृत्त का समीकरण ये ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के सहायक वृत्त का समीकरण क्या होता है? देखो, सहायक वृत्त का समीकरण दो तरह से हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इस वृत्त के समीकरण की बात करें, ये तो आपने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में पढ़ रखा है। एक वृत्त का केंद्र अगर 0 0 हो, सेंटर क्या है इसका 0 0, ये तो सेंटर हो गया, और रेडियस कितनी है इसकी a, तो रेडियस a और सेंटर 0 0, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये a क्या है, देखो यहाँ पर, यहाँ a रेडियस है। अगर यहाँ पर वैसे तो यहाँ ये केस फर्स्ट है, अगर केस सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो a ग्रेटर देन b है और a लेस देन b हो जाए, तो फिर दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगी 2b। अभी तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है 2 है, तो फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो सहायक वृत्त होगा फिर इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये एक कॉमन सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम देखो यहाँ पर यही केस देखेंगे, ज़्यादातर में हम केस फर्स्ट ही लेंगे। तो सहायक वृत्त का समीकरण इस कंडीशन में तो ये होता है और इस कंडीशन में ये होता है। तो दीर्घ वृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है, उसका सहायक वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है देखो इसेंट्रिक एंगल ऑफ इलिप्स, दीर्घ वृत्त का उत्केंद्र कोण। देखो, दीर्घ वृत्त का उत्केंद्र कोण ज्ञात करने के लिए, उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ऑक्सिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा, सहायक वृत्त हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही डायग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ये सहायक वृत्त ले लेते हैं किसी न किसी दीर्घ वृत्त का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये सहायक वृत्त है, किस दीर्घ वृत्त का सहायक वृत्त है, ये रहा, ये मैंने दीर्घ वृत्त भी बना दिया, ये लो। तो दीर्घ वृत्त का सहायक वृत्त यहां पर आप देख सकते हैं, और इस सहायक वृत्त के लिए ये हो जाएगी y अक्ष, और एक बना लेते हैं हम x अक्ष। अब देखो, यहां पर हमें समझना है कि उत्केंद्र कोण होता क्या है। उत्केंद्र कोण के बाद हम इसके प्राचलिक निर्देशांकों पे आएंगे, प्राचलिक समीकरणों पे आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको उत्केंद्र कोण की परिभाषा पता होना चाहिए। देखो, एक बात तो यह है कि दीर्घवृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, कोई ना कोई उत्केंद्र कोण होता है। यहाँ का इसेंट्रिक एंगल अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, है ना। तो हर एक बिंदु, अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग उत्केंद्र कोण होते हैं। अब दीर्घवृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, देखो बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे उत्केंद्र कोण होंगे। तो हम तो एक जनरल बात करेंगे। देखो, हम एक जनरल पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। माना कि ये एक पॉइंट है P, सपोज कीजिए P कोई पॉइंट है, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। ये मैं जनरल बात कर लेता हूं। इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और इस पॉइंट का ही उत्केंद्र कोण हमें निकालना है। तो दीर्घवृत्त पर एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु का उत्केंद्र कोण हमें ज्ञात करना है। और दीर्घवृत्त कौन सा लें, मान लेते हैं, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह है इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। तथा पी एक्स कोमा वाई दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है ये लीजिए। देखो उत्केंद्र कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, बहुत आसान सा प्रोसेस है, एक बार आप उसे समझ लें। देखिए यहां जिस पॉइंट का आपको इसेंट्रिक एंगल निकालना है, उत्केंद्र कोण, उस पॉइंट से जो मेजर एक्सिस है उस पे हम परपेंडिकुलर लेंगे इस तरह से। समझ जाएं आप, जिस बिंदु का उत्केंद्र कोण हमें ज्ञात करना है उस बिंदु से दीर्घ अक्ष पर मेजर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर, एक लंब हम डालेंगे। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया पीएम। क्या ले लिया? पीएम। अब क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर को हम आगे बढ़ाएंगे ऊपर, कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी सर्कल को वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो देखो पी से हमने दीर्घ अक्ष पे एक लंब लिया और उसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यहां पर देखो यहीं से ले लेता हूं इस तरह से। ये लीजिए। अब आप समझे, पॉइंट पी से हमने दीर्घ अक्ष पे कोई परपेंडिकुलर लिया इस तरह से, ये परपेंडिकुलर 90 एंगल, और फिर इसको ऊपर की ओर बढ़ाया। यहां पर ये जो परपेंडिकुलर है ऑक्सिलरी सर्कल को कहां पे मिल रहा है? पॉइंट क्यू पे मिल रहा है। और अगर इस क्यू को इस एम से मिला दें, एम क्या सॉरी इस ओरिजिन से मिला दें मूल बिंदु से इस तरह से, तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये एंगल होगा इसेंट्रिक एंगल। क्या हो जाएगा ये? इसेंट्रिक एंगल, उत्केंद्र कोण किसका? पॉइंट पी का। तो इलिप्स पे अगर कोई पॉइंट पी है ना, एक पॉइंट पी है जिसका इसेंट्रिक एंगल हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से मेजर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लेंगे पीएम और उसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। कहाँ तक? ऑक्सिलरी सर्कल तक। ऑक्सिलरी सर्कल जहाँ भी कट करेगा उस परपेंडिकुलर को, तो वहीं से हम एक लाइन ओरिजिन तक ज्वाइन करेंगे और इस तरह से जो एंगल बनेगा QOM, यह एंगल पॉइंट पी का क्या कहलाएगा? इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। और इसी बात को यहां पर हम डिटेल में लिख लेते हैं। लिखिए, यदि बिंदु P से, चित्र को भी देखते जाएं डायग्राम को, बिंदु P से दीर्घ अक्ष एक परपेंडिकुलर लंब कहां डाला जाए? एक्स अक्ष पर। है ना, PM लिया जाए, जो सहायक वृत्त को कहां पर मिलता है? सहायक वृत्त को बिंदु Q पर मिलता है। तो इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में चलो पहले हम इसको सिंबल दे देते हैं, मिलता है। अब देखो एक एंगल यहां पर बना है, कौन सा? ये वाला, ये फाई ले रहे हैं हम, एंगल ऑफ QOM। अगर फाई बन जाता है, P से हमने परपेंडिकुलर लिया PM और उसे ऊपर बढ़ाया, Q पे मिला, Q को मूल बिंदु से मिलाया, तो इस प्रकार हमें एक कोण मिल गया, कौन सा? QOM, और जिसे हमने क्या बोल दिया? फाई, है ना, क्या सिंबल दे दिया? फाई। तो यदि ये एंगल फाई है तो यहां लिख लें आप, फाई क्या कहलाता है? यही है इसेंट्रिक एंगल। तो फाई
बिंदु P का उत्केंद्र कोण इसेंट्रिक एंगल कहलाता है। अब देखो यहाँ पर फाई का यूज क्या है। देखो फाई की हेल्प से हम इस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम ओ से एम की वैल्यू की बात करें, ओ से एम की वैल्यू, देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई, तो यहाँ इसकी जो लेंथ है ओ से एम तक की वो एक्स हो जाएगी, है ना, कोऑर्डिनेट से पता चल रही है। चलिए तो यहाँ पर देखो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ओ एम क्यू, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, इसमें हम निकालेंगे कोस फाई की वैल्यू। देखो कोस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओ एम अपॉन ओ क्यू। अब ओ एम की वैल्यू कितनी है एक्स, और ओ क्यू कितना है, देखो यहां पर देखिए आप ओ से क्यू की लेंथ कितनी है। देखो यहां से यहां तक की ए है, तो यहां से यहां तक की भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। हम इस वाले इलिप्स की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट है, ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर जब पैरामेट्रिक फॉर्म हमें मिलेगी तो केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, है ना। अभी वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने कितनी मान ली है, यहाँ से यहाँ तक वैसे जनरली ए होती है ना, इस इलिप्स के लिए इसकी मेजर एक्सिस कितनी है 2a, और ओ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a। अब ये तो देखो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की, सबकी लेंथ बराबर है ना। वृत्त की त्रिज्याएं जो रेडियस होती है वो सब इक्वल होती है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये कितनी है a, तो यहाँ के लिख लेंगे, और इससे देखो फाइनल एक प्यारा सा रिजल्ट हमें मिला है x इक्वल a कोस फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है। ये जो पॉइंट P था, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना आया है a कोस फाई। अब देखो y कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें पॉइंट P का, y कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब यहाँ तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट P कहाँ पर है, दीर्घवृत्त पर है। बिंदु P कहाँ पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई दोनों किसे सेटिस्फाई करेंगे, दीर्घवृत्त के समीकरण को। और वैसे भी देखो वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए। वक्र पर यहाँ एक बिंदु P किस पर है, दीर्घवृत्त पर है, और इस P का एक कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इजीली हम निकाल लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 3,x है या 3,α, ये पॉइंट अगर किसी दीर्घवृत्त पर स्थित है तो फिर अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम x की जगह 3 पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x बराबर 3 पर y की वैल्यू अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू ये हम इलिप्स में पुट कर सकते हैं। तो लिखें आप x का यह मान कहाँ रखेंगे, दीर्घवृत्त के समीकरण में रखेंगे। और ये देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वक्र पर विद्यमान किसी बिंदु का x निर्देशांक अगर हमें मिल जाता है तो फिर उस x निर्देशांक को वक्र के समीकरण में रखकर उस बिंदु का दूसरा y निर्देशांक है ना, उस बिंदु का y निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। तो ये x निर्देशांक आ चुका है, अब वक्र के समीकरण में रख लेंगे तो y निर्देशांक मिल जाएगा। तो y निर्देशांक के लिए देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है, a कोस फाई, है ना, a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त के समीकरण में x के स्थान पर हमने ये रख दिया है। क्या रख दिया है? ये सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल, 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर फाइव इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू बी साइन फाइव। अब एक बात आप यहां समझें कि दीर्घवृत्त क्या है। दीर्घवृत्त ये रहा। अगर x और y की जगह अगर हम यहाँ ये पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x की जगह आप a cos फाइव रखोगे, ऐसे a कैंसिल हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ a का मान आप कुछ भी ले लें, b का मान आप कुछ भी ले लें, ठीक है। और a और b की वैल्यू चाहे a बड़ा है या b छोटा है, तो यहाँ पर ये एक जनरल केस हम कह सकते हैं। कोई सा भी दीर्घवृत्त हो, दीर्घवृत्त के लिए ये एक जनरल वैल्यूज़ हैं जो उसके समीकरण को संतुष्ट करेगी, ठीक है। अगर a बड़ा ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ x की जगह हम a cos फाइव रख रहे हैं और y की जगह क्या रख रहे हैं, b sin फाइव। तो यहाँ पर ये जो निर्देशांक होंगे बिंदु P के, ये कहलाएंगे प्राचलिक निर्देशांक। यानी प्राचलिक निर्देशांक का मतलब, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि उस पैरामेट्रिक फॉर्म से जितने भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो सब इसे सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें P का कोऑर्डिनेट क्या लिया था, x, y। x की जगह क्या मिला, a cos फाइव, और y की जगह क्या मिला, b sin फाइव। ये जो वैल्यूज़ है x y की, इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी, चाहे a बड़ा हो या b बड़ा हो, या फिर a छोटा हो या b छोटा, कुछ भी हो। दोनों केसेस के लिए a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, दोनों केसेस में यहाँ पर ये दोनों x y की वैल्यू इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप रख के देख लीजिए, x की जगह ये रखो, y की जगह ये रखो, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती। तो यहाँ पर ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई और इससे हम कई प्रकार के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और इससे जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो सब किसे सेटिस्फाई करेंगे, इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक जनरल पॉइंट हो गया, इस दीर्घवृत्त के लिए यह एक जनरल पॉइंट हो गया, और इसी को कहते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म। दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु का प्राचलिक रूप, बिंदु का, ठीक है, पॉइंट का, है ना। तो ये किसी न किसी पॉइंट का क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशन को भी देखो, ये दोनों इक्वेशन इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर ये हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट और ये हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक बिंदु और प्राचलिक समीकरण। और यही बात मैं आपको लिखाऊंगा अभी। तो चलिए लिखें, आप क्या लिखोगे? अतः दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त कौन सा, देखो ये भी ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी हम कह सकते हैं, प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं, देखो एक्स की जगह तो a cos फाइव, और y की जगह b sin फाइव होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घवृत्त पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार के ले सकते हैं। ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के। देखो जनरल पॉइंट वैसे क्या लेते हैं हम, एक्स वाई, ये जनरल पॉइंट है,
ये जनरल पॉइंट क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब हम पैरामेट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये हो गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जहां फाई की वैल्यू चेंज होते ही पॉइंट बदल जाएगा। अगर हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए और पॉइंट पी का इसेंट्रिक एंगल उत्केंद्र कोण अगर थीटा है, तो फिर इस बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। अगर यहाँ पर इस बिंदु पी का अगर उत्केंद्र कोण अगर 30 डिग्री है, पॉइंट पी का इसेंट्रिक एंगल यदि 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 रख देंगे, तो ए कोस 30 और बी साइन 30 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है ना, उसका निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये निर्देशांक होते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये लीजिए। तथा x बराबर a कोस फाई, y बराबर b साइन फाई, ये जो इक्वेशंस है ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्या कहलाती है, दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरणें। दीर्घवृत्त की, और कौन सा दीर्घवृत्त, इसी दीर्घवृत्त की बात हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज में मत आना, प्राचलिक समीकरणें कहलाती है। अब एक बात ध्यान रखना, ये दोनों समीकरणें संयुक्त रूप में इस दीर्घवृत्त को व्यक्त करती है। ध्यान रहे, x बराबर a साइन फाई और y बराबर a कोस फाई, और उल्टा कर दिया क्या मैंने, a कोस फाई और b साइन फाई, ये दोनों मिलकर इसी दीर्घवृत्त का निर्माण करती हैं। ये दोनों एक साथ इसी दीर्घवृत्त को व्यक्त करती है। और एक बात और मैं बता दूं, प्राचलिक समीकरणों से प्राचल का विलोपन करके हम वापस वक्र का समीकरण निकाल सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस से पैरामीटर को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो, इससे अगर हम फाई को रिमूव करेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। देखो, इससे आप कोस फाई की वैल्यू निकालो, कोस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, इससे साइन फाई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, तो हमें ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव 1 हो जाता। तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो, दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरणें ये होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आप देखो, ये लेके चलो या फिर ये रिजल्ट, इनसे कोई रिजल्ट निकालो या फिर इस समीकरण से कोई रिजल्ट निकालो, बिल्कुल सेम आएगा। देखो इधर आप जैसे यहाँ पर x बराबर क्या है, a कोस फाई, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स में इसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ। देखो x इक्वल a कोस फाई, तो यहाँ पर देखो dx अपॉन डी फाई कितना हो जाएगा, माइनस a साइन फाई, और y इक्वल क्या है, देखो b साइन फाई, तो यहाँ पर dy अपॉन डी फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b कोस फाई। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आपने पढ़ ही रखा है, dy बाई डी फाई और dx अपॉन डी फाई, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे आपस में, है ना। तो यहाँ पर इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो देखो माइनस b अपॉन a, और ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट फाई। अब यहाँ पर देखो, हमें तो कोट फाई चाहिए। अब कोट फाई की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दें, इन दोनों को, तो देखो x अपॉन वाई, हमें तो एक्स वाई में चाहिए ना रिजल्ट, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो कोस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगी a अपॉन बी कोट फाई, है ना। दोनों समीकरणों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो कोट फाई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो कोट फाई की वैल्यू कितनी आई इससे, बी एक्स अपॉन ए वाई। क्लियर।
तो यहाँ रख देंगे हम बी एक्स अपॉन ए वाई, बी एक्स अपॉन ए वाई। तो रिजल्ट कितना आया, माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो देखो यहाँ पर हमने इन दोनों समीकरणों से dy बाई डी एक्स निकाला तो हमें ये रिजल्ट मिला। और डायरेक्टली अगर हम ऐसे निकाल लें, देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करो, 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो देखो डायरेक्ट हमें यही मिल रही है, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये रिजल्ट देखें और ये रिजल्ट देखें। हालांकि इन प्राचलिक समीकरणों से हमने ये रिजल्ट निकाला, थोड़ा सा लेंथी हो गया है ना, लंबी प्रोसेस हो गई, और इसमें डायरेक्ट निकल गया। तो रास्ता हमेशा वो चुनना चाहिए जिससे कम समय में काम हो जाए। तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स तो इसी से निकाल लेंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कोई भी रिजल्ट इन दोनों समीकरणों से निकालें या फिर इस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 से निकालें, रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि ये भी वही इलिप्स है जो ये है, ये दोनों एक ही इलिप्स हैं। ये यहाँ पर ए कोस फाई बी साइन फाई इस वाले इलिप्स का क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। हालांकि यहाँ तो देखो dy बाई डी एक्स इससे लेंथी हो गया, लेकिन बहुत सी जगह देखो पैरामेट्रिक फॉर्म से बहुत सिंपल रिजल्ट मिल जाते हैं, बहुत आसानी से रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, वक्त के साथ हम देखेंगे। फिलहाल तो इस कचरे को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये भी कचरा था, ये भी किसी काम का नहीं, और इसको भी हटा देते हैं। ये लो, तो ये क्या कहलाती है, दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरणें कहलाती हैं। अब देखो वृत्त के लिए हम बात कर लेते हैं, वृत्त की, नोट लगा के। देखो अगर बात की जाए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के किसी बिंदु, या फिर शॉर्ट में लिख लो, देखो वृत्त के लिए प्राचलिक समीकरण क्या है ना, वृत्त के लिए प्राचलिक समीकरण और प्राचलिक निर्देशांक। देखो वृत्त और दीर्घवृत्त के समीकरण में क्या अंतर है, पहले तो ये देखें। ये दीर्घवृत्त होता ही आप जानते हो, ये दीर्घवृत्त होता है, और ये होती है दीर्घ अक्ष और ये होती है लघु अक्ष। अगर ये दोनों बराबर कर दी जाए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर कर दी जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। यानी a बराबर b रखने पर आपको दीर्घवृत्त के सभी रिजल्ट किस में बदल जाते हैं, वृत्त में बदल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। मैंने जितने भी रिजल्ट आपको दीर्घवृत्त के लिए बताए उसमें a और b को बराबर कर दीजिए, तो इस वृत्त के रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, इस वाले वृत्त के। यहाँ पर a स्क्वायर है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये वृत्त जो है ना, वो एक विशेष प्रकार का दीर्घवृत्त होता है। अगर किसी दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ बराबर कर दी जाए तो वह दीर्घवृत्त एक विशेष रूप में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो सर्कल लीजिए, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। यहाँ पर वृत्त दीर्घवृत्त का एक विशेष है ना, एक विशेष स्थिति होती है, स्पेशल कंडीशन। तो चलो यहाँ पर a बराबर b रख देते हैं। तो a बराबर b रखेंगे तो यहाँ पर देखो प्राचलिक समीकरण क्या आ जाएगी। अच्छा, वो निर्देशांक की बात नहीं की क्या, अच्छा हो गई वो। तो समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर a कोस फाई, ठीक है, और y बराबर a साइन फाई। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में इसका भी यूज होगा। इस वृत्त की प्राचलिक समीकरण ये है, और प्राचलिक निर्देशांक
किसकी बात हो रही है? किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक, या बिंदु के लिए है ना, बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक लिखो आप। चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूं। लेकिन ये जो बिंदु है वृत्त पर होना चाहिए, तो वृत्त के प्राचलिक समीकरण तो ये हो गया, और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक हम ऐसे लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? ए कोस फाई और ए साइन फाई। तो दीर्घ वृत्त पर कोई सा भी बिंदु लेना है तो इस तरह से आप ले सकते हो। एक जनरल पॉइंट ये रहा दीर्घवृत्त पर, और वृत्त पर ये रहा। अगर दीर्घवृत्त का समीकरण यूज न करो तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, और वृत्त का समीकरण यूज न करो तो उसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक जैसे रिजल्ट आपको देंगे। अब इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा और अभिलंब की बात की थी, और उनके समीकरण भी देखे थे। हमने अभिलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण प्रवणता के पदों में निकाले थे, स्लोप फॉर्म में, और साथ में बिंदु रूप भी हमने देखा था। अब यहाँ पर हम उन दोनों के समीकरण प्राचलिक रूप में देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। और अगर हम किसी भी टेंजेंट या फिर नॉर्मल का इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। तो यहाँ पर देखो, अगला जो हमारा टारगेट है वो है प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। ये हमारा टारगेट। चलो दोनों एक साथ ले लेते हैं। चलो अभिलंब का बाद में देख लेंगे। लिखो आप, प्राचलिक रूप में दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की स्पर्श रेखा का समीकरण। सच दैट, यानी इस प्रकार। तो देखो किस प्रकार होता है रिजल्ट, आप डायरेक्ट ध्यान रखें। एक्स अपॉन ए कोस फाई प्लस वाई अपॉन बी साइन फाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पर यह दीर्घवृत्त, इस वाले दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होती है प्राचल के पदों में, प्राचलिक रूप में। फाई के प्रत्येक मान के लिए यह रेखा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है ना, यह रेखा, और स्पर्श रेखा है तो स्पर्श ही करेंगे ना फाई के प्रत्येक मान के लिए। दीर्घवृत्त पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई पॉइंट वेरी करेगा दीर्घवृत्त पे, तो हर एक पॉइंट का उत्केंद्र कोण अलग अलग होगा, और हर एक उत्केंद्र कोण के लिए, हर एक फाई के मान के लिए एक अलग स्पर्श रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक जनरल इक्वेशन हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो ये स्पर्श रेखा का पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है। अब देखो इसे प्रूफ कैसे करें, बहुत आसान। इसका जो प्रूफ है देख लीजिए, बिल्कुल आसान। देखो we know that दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा क्या होती है?
और देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दीर्घवृत्त। अब कौन से दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं हम? इसी की बात कर रहे हैं, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं लिख देता हूँ x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। और इसके किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा क्या होगी? सच दैट किस प्रकार होगी? देखो x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है ये प्राचलिक बिंदु पर है। अब हम क्या करेंगे? x1 बराबर क्या रख देंगे? a cos फाई, और y1 बराबर क्या रख देंगे? b साइन फाई, ये रखेंगे। क्योंकि देखो पैरामेट्रिक पॉइंट, वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखेंगे यहाँ पर, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए। हमें तो पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रख देंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 की वैल्यू तो ये होती है cos फाई, और y1 की क्या होती है? b साइन फाई। ये आप पुट कर दीजिए, तो देखो क्या मिलेगा हमें रखने पर। x1 अपॉन a² y1 अपॉन b² इक्वल टू 1। इसे आप सोल्व करोगे तो देखो x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b साइन फाई इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया। कितना आसान है, हमें याद तो वही रखना है ना। हमें ये तो पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है x1 y1 पे। बस x1 y1 की जगह आप ये प्राचलिक निर्देशांक रख दीजिए। यहाँ तो कार्तीय निर्देशांक रखे हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये वैसे देखा जाए तो एक ही बात है। यहाँ पर हमने x1 y1 की जगह प्राचलिक निर्देशांक हमने यूज कर लिया, और यहाँ प्राचलिक निर्देशांक पुट करने के बाद इस तरह का रिजल्ट मिला है। अब देखो प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा हो गई है ना। अब हम बात करेंगे प्राचलिक रूप में अभिलंब का समीकरण। चलो लिखो आप अगला पॉइंट, प्राचलिक रूप में अभिलंब का समीकरण। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर नॉर्मल के इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, वो भी बहुत आसान प्रोसेस है। प्राचलिक रूप में दीर्घवृत्त कौन सा? x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अभिलंब का समीकरण देखो किस प्रकार होता है। x अपॉन a, a x सेक फाई। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट, हालांकि इसे भी हम प्रूव करेंगे। a x सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इज इक्वल टू a² माइनस b²। यह दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस इलिप्स। इस इलिप्स के
नॉर्मल का इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब इसे भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिखें आप प्रूफ। तो बिल्कुल आसान है, देखो कहीं कोई समस्या नहीं है। वी नो दैट दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के किसी बिंदु P, और वो पॉइंट P क्या है, x1 y1 है ना। किसी बिंदु P को भी छोड़ो आप, तो किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है किसी पॉइंट पे, ये बात भी हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। इस दीर्घवृत्त के लिए अभिलंब होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभिलंब का समीकरण है। अब देखो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए कोस फाई है ना, और y1 की जगह क्या रख देंगे, b साइन फाई। हमें पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय रूप है ना। अब हमें प्राचलिक रूप चाहिए, तो एक्स वाई की जगह ये x1, पहले बिंदु x1 y1 लिया था, x1 y1 की जगह अब यहाँ पर हम ये वाला बिंदु ले लेंगे है ना। प्राचलिक बिंदु तो ये रहा, हमने यहाँ प्रूव भी किया था। देखो ये होता है प्राचलिक बिंदु, पैरामेट्रिक पॉइंट है ना। तो यहाँ पर जो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, तो x1 y1 की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, और अभी हमने इससे पहले स्पर्शरेखा में भी यही पुट किया था। देखो तो यहाँ भी अगर वही चीज़ हम पुट करेंगे x1 y1 की जगह, तो ये रिजल्ट किस तरह से बदल जाएगा। देखो ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए कोस फाई बी स्क्वायर वाई अपॉन बी साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली हमें मिलेगा, देखो ए एक्स सेक फाई बी वाई कोसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। अब देखो प्राचलिक रूप में दीर्घवृत्त की जीवा है ना, कोड ऑफ इलिप्स, वो कैसे हम निकालें, तो उसे भी हमें समझना है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है दीर्घवृत्त की जीवा। इसमें प्राचलिक रूप में, या फिर हम यहां पर देखो दो बिंदु को मिलाने वाली जीवा। दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ इलिप्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये लो, चलिए अब देखो एक बात और आपको मैं बता देता हूं। ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया था, कहाँ गया वो पॉइंट, ये पॉइंट,
इसको हम शॉर्ट में हम 0.5 भी कह सकते हैं, है ना। ये वैसे तो a cos फाई b sin फाई है, इसको हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं, बिंदु फाई। दीर्घवृत्त पर एक बिंदु फाई है, इसका मतलब उस बिंदु के निर्देशांक a cos फाई b sin फाई है। अगर हम कहें दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु के किसी बिंदु थीटा, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु थीटा है, अगर हम ऐसा कहें दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु थीटा है, तो फिर उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos थीटा b sin थीटा। तो इस पॉइंट को संक्षेप में हम क्या कहते हैं, बिंदु फाई कहते हैं। ठीक है, ये बात भी चलो मैं लिखा देता हूं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। किसी बिंदु के प्राचीन, यहाँ नोट लगा के आप लिख लीजिए, है ना। ये तो हो गया पहला, और यहीं पे दूसरा पॉइंट आप लिख लें, बिंदु a cos फाई b sin फाई को संक्षेप में बिंदु फाई भी कहते हैं, बिंदु फाई। क्योंकि देखो इतनी बड़ी बात हम लिखें तो इसको, इसका एक सिंबल हमने ले लिया, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, फाई। और फाई क्या है यहाँ पर, इसेंट्रिक एंगल। अब जैसे दीर्घवृत्त पर हमें 2 पॉइंट लेने हैं, तो हम कह देंगे कि दीर्घवृत्त पे 2 पॉइंट है, एक तो फाई 1 है और एक फाई 2 है। अब फाई 1 का मतलब तो हो गया a cos फाई 1 b sin फाई 1, और फाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, a cos फाई 2 और b sin फाई 2, है ना। तो यहाँ पर ये छोटी सी बात है। चलिए 2 पॉइंट ध्यान रखना, आगे हम बढ़ते हैं। कचरा भी हटाना पड़ता है, देखो। चलो बढ़ते हैं आगे, हमारा टारगेट क्या है ना, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ इलिप्स। देखो 2 बिंदु को मिलाने वाली, एक बार पहले डायग्राम हम समझ लेते हैं, डायग्राम से हम समझें। ये इलिप्स है, और इलिप्स कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इलिप्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसी की हम बात कर रहे हैं। इस पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है फाई 1, और एक दूसरा पॉइंट है Q और उसका कोऑर्डिनेट है फाई 2, है ना। फाइनली अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a cos फाई 1 b sin फाई 1, और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए a cos फाई 2 b sin फाई 2, है ना। शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखो कोड चाहिए, है ना, जीवा। तो ये रही जीवा, ये पॉइंट Q और पॉइंट P, इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, और यही है देखो जीवा, जीवा PQ। तो लिखें आप, माना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर दो बिंदु P और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाई 1 तथा Q फाई 2 है। यहाँ यदि लगा के लिखो, क्योंकि डायरेक्ट मैं पहले तो रिजल्ट लिखूंगा। यदि दीर्घवृत्त पर
दो बिंदु P तथा Q हैं, तो इनको मिलाने वाली जीवा PQ, देखो जीवा इंग्लिश में कहते हैं कोड। अब ये जीवा होती क्या है? देखो जीवा की क्या डेफिनेशन है, कोई सा भी वक्र हो, अगर कोई रेखा वक्र को कम से कम दो बिंदु पर काटे, एटलीस्ट 2 पॉइंट, ये कोई कर्व है, ये हो गई इसकी कोड। ये कोड कितनी जगह काट रही है? 1 2 3 4। तो वह रेखा जो वक्र को कम से कम दो बिंदुओं पर काटे, वक्र की जीवा कहलाती है। हालांकि दीर्घवृत्त का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 3 जगह नहीं काट सकती। कोई सी भी आप जीवा बना लीजिए, वो इस दीर्घवृत्त को दो बिंदु पर ही काटेगी, और दो बिंदु पर नहीं काटेगी तो फिर वो जीवा भी नहीं होगी। कम से कम दो बिंदु पर तो काटना बहुत जरूरी है। तो जीवा की यही परिभाषा है ना, जो 2 पॉइंट पे कट करे, है ना, कम से कम, एटलीस्ट। तो चलिए यहाँ पर अगर इनको मिलाने वाली जीवा PQ है, तो इस PQ का समीकरण क्या होगा? देखो समीकरण क्या होगा, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है। देखो x/a cos phi1 प्लस phi2/2, अभी हम प्रूफ करेंगे, y/b साइन phi1 प्लस phi2/2 इज इक्वल टू cos 1/2 आप इस तरह से लिख लें, phi1 माइनस phi2/2। देखो phi1 phi2 का मतलब है यहाँ पर a cos phi1 b sin phi1, और इसका मतलब है पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या है? a cos phi2 b sin phi2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये जो जीवा PQ है उसका समीकरण ये होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर phi1 phi2 दोनों एक हो जाएं, phi1 phi2 दोनों एक हो जाएं, दैट इज P और Q एक हो जाएं, तो ये जीवा किस में बदल जाएगी? स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। और जैसे ही हम phi1 बराबर phi2 रखेंगे, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। देखो सब जगह आप phi1 phi2 दोनों को इक्वल करते हुए phi ले लीजिए, तो ये हो गया x/a cos phi, y/b sin phi, और ये phi1 phi2 जैसे ही बराबर होंगे तो ये cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x/a cos phi प्लस y/b sin phi इज इक्वल टू 1। और ये क्या था? देखो ये तो स्पर्श रेखा थी, अभी मैंने आपको बताया था। ये देखो ये स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो देखो याद रखना कितना आसान, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। दीर्घवृत्त के दो बिंदु phi1 phi2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ये होता है। अगर दोनों बिंदु phi1 phi2 को बराबर कर दिया जाए तो यह स्पर्श रेखा के समीकरण में बदल जाती है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन फॉर्मूलों का हमें यूज करना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान भी रखना है। डिस्टर्ब कर रहा है, इसको साइड में ले लेते हैं, यहाँ अपने पास अच्छा स्पेस है। अब इसको कर देते हैं बंद, और आप इसको अपने माइंड में इस तरह से बंद कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ये होता है इक्वेशन ऑफ कोऑर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ इलिप्स। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। हर बात का कोई ना कोई जवाब हमारे पास होना चाहिए, उसका प्रूफ भी हमारे पास होना चाहिए। अब देखो बात आ रही है यहाँ पे कोऑर्ड की, जीवा की बात आ रही है। व्हाट इज जीवा? जीवा तो एक लाइन ही तो होती है। क्या होती है? एक लाइन ही तो होती है। और लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं और कैसे निकालते आए हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। जीवा हो, व्यास हो, त्रिज्या हो, ये सब रेखा ही तो है। और किसी सरल रेखा का समीकरण हम इस प्रकार निकालते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेखा के लिए मोस्ट रिक्वायरमेंट x1 y1 और x स्लोप है ना। एक तो प्रवणता पता होना चाहिए और उस रेखा पर एक बिंदु हमें पता होना चाहिए। यहाँ इस जीवा का समीकरण निकालना है। जीवा पे दो दो बिंदु हैं हमारे पास, एक बिंदु नहीं है, दो बिंदु है, ठीक है? तो चलो प्रूफ के लिए हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। देखो
ये रहा आपका प्यारा सा इलिप्स और ये रही आपकी प्यारी सी जीवा। कोड, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं? A cos φ1 B sin φ1 और ये है पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? φ2 और B sin φ2। अब देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, क्या निकालें? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये जो कोड है वो क्लियर नजर आ जाए। अब आप देखिए, तो ये वाइट कलर में जो जीवा है PQ, इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। है ना, प्रूफ भी करना है, इक्वेशन तो ये होता ही है। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है। देखो यहां पर हमारे पास दो बिंदु मौजूद हैं। वैसे रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ये जीवा भी एक रेखा ही होती है जिसे हमें निकालना है, और यहाँ पर P और Q के निर्देशांक आपको पता है। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बिंदु तो हमारे पास दो हैं, प्रवणता और चाहिए, स्लोप और चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर जीवा PQ की प्रवणता, स्लोप ऑफ कोड PQ, देखो कैसे निकालेंगे। y2 माइनस y1, स्लोप निकालना तो आता ही है आपको, ना। φ1, अच्छा B sin φ2, कुछ भी ले लो आप, φ1 φ2 ले लो या कुछ भी, है ना। पहले वो ले लो, बाद में ये ले लो, और ये हो जाएगा B sin φ2। अब ध्यान रहे, पहले ये पॉइंट लिया तो यहां भी वही लेना पड़ेगा, A cos φ1 और A cos φ2, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो हमने जीवा PQ की प्रवणता हमने निकाल ली, स्लोप निकाल लिया। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए, तो पॉइंट तो यहाँ पर दो है ना। तो क्या हो जाएगा, ये लो इक्वेशन भी हमारे पास आ चुका है। अतः जीवा PQ का समीकरण होगा सच दैट, किस प्रकार होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। किसी भी रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकाल सकते हैं अगर उसकी प्रवणता और उस पर विद्यमान एक बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाए। अब देखो बिंदु कोई सा भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। मैं ये ले रहा हूँ x1 y1, है ना, x1 y1 ये मान रहा हूँ, आप ये भी मान सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। तो देखो y माइनस y1 बराबर m की वैल्यू ये रही, m की वैल्यू ये है। ठीक है, देखो यहां पर b कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूं, b कॉमन और a कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, साइन φ1 माइनस साइन φ2, φ1 माइनस φ2। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x1 की जगह ये हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हमने ये लिया है। अब x1 y1 की जगह आप ये भी ले लोगे तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस समीकरण में x1 y1 रेखा पर विद्यमान कोई सा भी बिंदु हो सकता है। मैंने P वाला लिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो B है इसको आप इस तरह इधर डिवाइड कर दीजिए, y अपॉन b, b से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, ये b इधर ले लो, एक ही बात है, क्योंकि अभी हमने ये प्रूफ करना है। तो y में b आ रहा है अपॉन में, x में a आ रहा है, तो यहाँ x ये 1 अपॉन a को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देखो ए से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन ए माइनस कोस फाई वन। अब यहाँ पर देखो, इसे हम और सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन। देखो साइन सी माइनस साइन डी है ना, साइन सी माइनस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। अब ये यहाँ पर क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, और ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा फाई वन प्लस फाई टू अपॉन 2, और साइन, देखो स्पेस कम है, स्पेस कम है, कोई बात नहीं, स्पेस बढ़ा देते हैं, ये लो, डिजिटल में यही तो फ़ायदा है। ये थोड़ा सा तिरछा है, कोई बात नहीं, ये लो, डिजिटल में यही फ़ायदा है, ये लो। अब देखो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ आ जाएगा साइन फाई वन माइनस फाई टू अपॉन 2। अभी तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखो अब ये भी पता नहीं होगा तो अब तो इसका तो मैं भी क्या करूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, पता नहीं है तो फिर क्या करें। अब डूब के मर तो सकते नहीं, बस कोई बात नहीं, अपने मन को संतुष्ट करो, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बुक उठाओ 11वीं क्लास की, और ये सारे फॉर्मूले याद रखो, है ना। पछताने से क्या होगा, छोटी छोटी बातें तो याद रखनी पड़ेगी। कोस सी माइनस कोस डी भी आ गया, ये लो। तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन डी माइनस सी बाई 2। बहुत से यहाँ माइनस लगा के उधर सी माइनस डी बाई 2 कर देते हैं, मैं माइनस को उसी में एडजस्ट कर देता हूँ, या फिर कोई बात नहीं, ये लो माइनस लगा दो, सी माइनस डी बाई 2। इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करोगे तो फाई टू माइनस फाई वन हो जाएगा, है ना। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा दिए, और इधर तो ये एज इट इज चल ही रहा है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, सब कट जाएंगे, ये कट गए ना, देखो अभी मैं बात ही कर रहा था, कट जाएंगे, ये मरेंगे कट कट के, देखो आपस में। और अच्छी बात है, जितने मरे आपस में तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारी समस्याएं थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। और देखो 2 भी तो कट गया है, ये 2 भी आपस में कैंसिल हो चुका है, ये देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है। कितना अच्छा लगता है इस तरह से कैंसिल होते हैं। तो अब यहाँ पर चलो एक बार मैं इसे सोल्व कर लूँ, इसको इधर ले लें, उसको हो रहा है तो डायरेक्ट आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को तो मैं उसके साथ एडजस्ट कर दूंगा। देखो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई अपॉन बी के साथ क्या आएगा, वाई अपॉन बी, और इस माइनस को इधर ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ये माइनस का पूरा जो भी टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई अपॉन बी आ जाएगा, या फिर साइन को कर लो देना, तो एक ही बात है, माइनस को उधर एडजस्ट कर देंगे, साइन फाई वन प्लस फाई टू अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई 2। ठीक है, तो ये जो साइन वाली टर्म थी ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ क्या था रे, ये तो फाई वन है ना, फाई कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर ये तो इधर आ गई, और ये जो माइनस का साइन था मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये साथ में कोस, तो देखो माइनस एक्स अपॉन ए, और उसके साथ ये आ जाएगी टर्म कोस फाई वन प्लस फाई टू बाई 2, कोस फाई वन प्लस फाई टू बाई 2, और माइनस कोस फाई वन और
phi1 प्लस phi2/2। एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस, अच्छा माइनस को उधर एडजस्ट किया तो एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, यहाँ प्लस कर लीजिए। तो वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। प्लस माइनस का तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद रिजल्ट तो बहुत नज़दीक आ चुका है। एक्स वाली टर्म आप देखें, x अपॉन ए कोस phi1 प्लस phi2/2, और ये वाली टर्म ले लेते हैं फिर। उसके बाद ये उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस sin phi1 देखो कितनी आसान और मज़ेदार कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है। हाँ यहाँ पर आप देखें, ये देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, और कोस ए माइनस बी या कोस बी माइनस ए की बात है ना। तो यहाँ पर देखो phi1 प्लस phi2/2 माइनस phi1। तो देखो इसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है x अपॉन ए phi1 प्लस phi2/2 y अपॉन बी साइन phi1 प्लस phi2/2, और राइट साइड में देखोगे आप तो कोस यहाँ पर है देखो phi2 माइनस phi1, phi2 माइनस phi1 बनेगा। तो इसको आप चाहे तो phi1 माइनस phi2 में भी बदल सकते हो, एक ही बात है। ये लो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई गलत नहीं है। और वैसे भी देखो कोस ए माइनस बी और कोस बी माइनस ए तो बराबर होता है, कोस में माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। और आप इसको phi2 माइनस phi1 भी लिख सकते हो, रिजल्ट नो चेंज। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था। ये लीजिए, ये रिजल्ट, ठीक है। और ये रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस हम ले सकते हैं। देखो नोट लगा के हम लिखेंगे, जो कि दीर्घवृत्त की जीवा है। और कौन सा दीर्घवृत्त, और वैसे तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पर देखो अगर phi1 phi2 ये दो बिंदु हैं, दो बिंदु को मिलाने वाली जीवा है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम एक बना दें, ये बात और लिख लीजिए नोट लगा के, जब phi1 बराबर phi2 तो जीवा PQ दीर्घवृत्त की क्या बन जाती है, स्पर्श रेखा बन जाती है। तो जीवा अगर इस तरह से हो कि दोनों बिंदु एक हो जाएं, phi1 phi2 दोनों एक हो जाएं, तो फिर वो स्पर्श रेखा बन जाएगी, ये जीवा PQ। और P और Q अगर एक हो जाएं तो फिर ये जीवा इस कंडीशन में आ जाएगी, तो वह स्पर्श रेखा के बराबर हो जाएगी।
अतः ये क्या हो जाएगा, φ1 बराबर φ2 बराबर फाई लेने पर जीवा का समीकरण क्या होगा। वैसे जीवा का समीकरण हम निकाल चुके हैं, पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो φ1 φ2 बराबर कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए कोस फाई y अपॉन बी साइन फाई बराबर राइट साइड में कोस 0, जो कि क्या है 1 के बराबर। क्या होता है कोस 0 का मान 1 के बराबर, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। लिखें आप, जो कि स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा देखी थी, और स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु रूप में और प्रवणता रूप में हमने देखा था। उसके बाद हमने अभिलंब का समीकरण देखा बिंदु रूप और प्रवणता रूप में, और उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमने दोनों का, स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण देखा प्राचलिक रूप में। और उसके बाद प्राचलिक रूप में हमने जीवा का समीकरण भी देखा, ये रहा। और ये जीवा स्पर्श रेखा कब बन जाती है, जब φ1 बराबर φ2 होता है। तो φ1 बराबर φ2 पे इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें पता है, तो जीवा के समीकरण में फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ फाई की जगह क्या आता है φ1 प्लस φ2/2, और यहाँ राइट साइड में ध्यान रखना बस कोस φ1 माइनस φ2/2। कहीं कन्फ्यूजन हो जाए आपको कि यह सही है या गलत, तो आप इसमें φ1 φ2 दोनों को बराबर कर दें, यह स्पर्श रेखा में बदल जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत कुछ देखा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।